गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल के वीडियो में मैंने आपको जो आवेशन की प्रक्रिया है या वस्तुओं में आवेश किस तरीके से उत्पन्न हो जाते हैं इसको बताने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था आपको कि आप बेसिक जो नॉलेज रखते हैं वहां से स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बताया गया था कि कोई भी पदार्थ है वह कणों या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसके पश्चात आपको यह बताया गया कि जो परमाणु होता है उसमें 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें फिर आपको यह बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ लूजली बॉन्ड होते हैं, यानी उनके बीच में जो बंधन होता है वह कमजोर होता है, यदि उनको ऊर्जा दे दी जाए बाहर से तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। बस यही प्रक्रिया वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण एक वस्तु ऋणात्मक हो जाती है और दूसरी वस्तु धनात्मक हो जाती है। कौन सी वस्तु ऋणात्मक होगी? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जमा हो जाएंगे। साथ ही कौन सी वस्तु धनात्मक होगी? जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उसमें जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है वह बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आवेशन की प्रक्रिया को मैंने आपको समझाया था। साथ ही आपको यह बताया था कि जो आवेश हैं वो 2 प्रकार के हैं, धनात्मक है, ऋणात्मक में। और साथ में यह भी बताया था कि किसी भी वस्तु में, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि किसी भी वस्तु में जो आवेश उत्पन्न होता है वह हमेशा जो मूल आवेश है उसका पूर्ण गुणक होता है। लास्ट टाइम पे मैंने आपका जो टॉपिक था, यानी जो कल का वीडियो था, वो इसी पॉइंट पे क्लोज किया था, जिसको हम क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अर्थात कोई भी आवेश कभी भी जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उसके फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होगा, यानी कि भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा। तो लास्ट टाइम पे जो मैंने आपको बताया था वहां से हम आज इस वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु में जो आवेश उत्पन्न होता है वह +Ne होगा। यहां पर इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु में N इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, यानी कि कहीं से इसमें N इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ गए हैं, तो इसका जो आवेश होगा वह -Ne हो जाएगा। यदि इसमें Ne इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाते हैं, दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसमें N इलेक्ट्रॉन आएंगे तो -Ne इसका चार्ज होगा, और यदि इससे N इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो +Ne इसका चार्ज होगा। तो ये दोनों केस हम किसी भी वस्तु में जो आवेश का मान है उसे लिखते हैं Q = ±Ne। प्लस का मतलब आपको समझना है कब प्लस लिखना है, और माइनस का अर्थ ये होना चाहिए कि आपको पता लगना चाहिए कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तब आपको माइनस प्रयोग करना है। साथ में मैंने लास्ट टाइम पर एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से दिया था कि जो 1 कूलाम आवेश है, जो कूलाम है वह आवेश का मात्रक है, यह भी आपको बताया गया था। आज हम इस पर भी डिस्कस करेंगे थोड़ा और ज्यादा, और भी मात्रकों को हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कहा था कि 1 कूलाम आवेश, यहां पे वैल्यू दी गई थी Q = 1 कूलाम आवेश, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना क्वेश्चन में दम। हम ये जानना चाहते हैं कि जो आवेश की यूनिट है, जो उसका मात्रक है, उस मात्रक में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको भी अगर ये क्वेश्चन ना भी पूछा जाता तब भी आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए थी कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलाम आवेश को बनाते होंगे। तो देखिए बहुत इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां पर Q की जो वैल्यू है 1 कूलाम है। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करने वाले हैं। यहां पर हम ना तो प्लस यूज करेंगे ना तो माइनस यूज करेंगे। ये किस केस में किया जाएगा? यदि इलेक्ट्रॉन लिखे हैं तो आप माइनस यूज करेंगे, प्रोटॉन लिखे हैं तो आप प्लस यूज करेंगे। लेकिन यहां पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है तो हमें प्लस और माइनस नहीं लेना है। प्लस माइनस साइन का अर्थ केवल यह होता है कि वह आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक। यहां पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है तो हम कुछ भी प्रयोग करने वाले नहीं है। तो सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या है, Q = 1 कूलाम दिया है,
और आप जानते क्या है, आप जानते हैं E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने E लिखा है, इसे हम मूल आवेश कह रहे हैं, ना तो पॉजिटिव कह रहे हैं ना ही नेगेटिव कह रहे हैं, इसलिए ना तो मैंने प्लस साइन यूज किया है ना ही माइनस साइन यूज किया है। अगर आपको और अच्छे तरीके से करना है तो आप यहां पे चाहे तो नेगेटिव साइन यूज कीजिए, तब आप फॉर्मूले में यहां पर प्लस की जगह पे माइनस साइन यूज कीजिए, तब भी माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर ये बहुत बेसिक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो E इज इक्वल्स टू मैंने ये वैल्यू यहां पर लिख ली है। अब देखिए आपके पास Q गिवन है, E गिवन है और N को आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। बहुत इजी होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए यहां पे क्या होगा, 1 इज इक्वल्स टू, आप चाहे तो C भी लिख सकते हैं, N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो देखिए N इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब यहाँ पे कूलम कूलम कैंसिल हो गया, इसीलिए मैं कहता था आपको कि अगर आप मात्रक नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन ना हो कि कूलम कहां चले गया, इसलिए ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अदरवाइज इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1 बाई आपको अलग से इसका कैलकुलेशन कर लेना है, 2.10 टू द पावर 18 आता है, यानी कि जो n का मान है वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होता है। ध्यान दीजिए, एक कूलम आवेश को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। बहुत बड़ा नंबर है, आपको शॉक्ड होना चाहिए। 10-20 की बात नहीं हो रही है, 100 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, 1 मिलियंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, 1 बिलियंस की बात नहीं हो रही है। 10 टू द पावर 18 एक बहुत बड़ा नंबर है। और क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो आवेश है वो नेग्लिजिबल है, तो एक कूलम आवेश अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है, उसको बनाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहां पे आपको रटना नहीं है, मेथड आपको समझ में आ गया है। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए बस ध्यान देना है, क्यू दिया है या नहीं दिया है, ई आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्सल वैल्यू है, और एन दिया है या नहीं दिया है, क्यू और एन ही कंफ्यूजन है। मान लीजिए हमें दे देता है एन, जैसे एन का मान दे दिया कि आपके पास दे दिया 1 लाख इलेक्ट्रॉन से कितना आवेश बनेगा, तो यहां पे एन की वैल्यू दी है 1, ये दी है आपकी 1 लाख दे दी वैल्यू, राइट। एन दे दिया है, ई आपको पता है, क्यू आपको फिर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बोलने का मीनिंग है फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, कोई भी 2 दे दी जाए आप आराम से कर सकते हैं। अभी जो है हम क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो मैं पढ़ाई करवा रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट मेरे सामने नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट बिल्कुल लो से लो जानकारी रखता हो, यानी कि उसको पहले से बिल्कुल भी पता ना हो इस चीज के बारे में, वो भी अच्छे तरीके से समझ जाए। तो आप ये ना सोचें कि वीडियो लंबे हो रहे हैं, यहां पर जो उद्देश्य है वो ये है कि कैसे भी करके आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, यानी कि यूजफुल होना चाहिए। पढ़ाई आपने एक वीडियो देख लिया और उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है मैंने बता दिया है, या तो क्यू गिवन रहेगा एन पूछेगा, या एन गिवन रहेगा क्यू पूछेगा। ई कभी नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि ई यूनिवर्सल वैल्यू है, उसका मान आप ऑलरेडी जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो यहां पर आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, अच्छे तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा जो मात्रक होते हैं, यानी कि जो आवेश के मात्रक हैं, उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कूलम की हमने बात की, इससे छोटे मात्रक भी होते हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं आप वह हर किसी मात्रक के लिए याद रखिए, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो मैं अभी बता रहा हूं आपको वो केवल इसी से संबंधित है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो भी वैल्यूज मैं इस मात्रक के लिए बताऊंगा वो हमेशा आपको याद रखनी। आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं, एक होता है मिली, कहीं पे भी अगर मिली लिखा है, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, केवल मिली। दूसरा लिखा है माइक्रो, माइक्रो का अर्थ होता है 10 टू द पावर -6। अगला होता है नैनो,
नैनो का अर्थ होता है 10 टू दी पावर -9 और पीको भी होता है, पीको का अर्थ होता है 10 टू दी पावर -12। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी किसी मात्रक में मिली आएगा तो 10 टू दी पावर -3 होगा, माइक्रो आएगा 10 टू दी पावर -6 होगा और नैनो आएगा 10 टू दी पावर -9 होगा। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं 1 मिली कूलाम, m छोटा होगा c बड़ा होगा, तो इसका अर्थ हुआ 10 टू दी पावर -3 कूलाम। मैं कह रहा हूं 1 माइक्रो कूलाम, तो इसका अर्थ हुआ 10 टू दी पावर -6 कूलाम। मैं कह रहा हूं 1 नैनो कूलाम, इसका 10 टू दी पावर -9 कूलाम। 1 पीको कूलाम, इसका अर्थ हुआ 10 टू दी पावर -12 कूलाम। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। अब ये नैनो सेकेंड होता है, मिली सेकेंड होता है, माइक्रो सेकेंड होता है, और भी जगह ये प्रयोग होते हैं। तो हर जगह माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर -6 ही होगा, मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3 होगा। तो रटना नहीं है, समझ लेना है कि मिली का मतलब क्या होता है, ये 1/1000वां हिस्सा होता है। माइक्रो का मतलब 1/1 लाख यानी कि 10 लाख पार्ट होता है। इस तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। तो उम्मीद करता हूं ये याद रह जाएगा आपको। इस पे काम कीजिए, आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। रटने की कोशिश करेंगे तो इस चैप्टर में भी ये याद करेंगे। जब हम संधारित्र की बात करेंगे आगे जाके, तब वहां पर जो मात्रक आएगा फेरड, उसमें भी फिर रटोगे। तो रटना नहीं है, मिली का मतलब ये बता दिया है, माइक्रो का मतलब, तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर देता हूं कि आपसे पूछा जाए कि Q इज इक्वल्स टू 3.2 माइक्रो कूलाम। ये आवेश का मान दिया है। आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से बना दे रहा हूं, कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये सीखने के लिए जरूरी है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3.2 माइक्रो कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम मेथड आपको प्रयोग करना है, करने की कोशिश कीजिए, अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। अभी तक मैंने आपको वस्तुओं में जो आवेशन की प्रक्रिया होती है वह किस तरीके से होती है, कितने प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, और जो आवेशों के गुण धर्म होते हैं उनमें से एक गुण के बारे में डिस्कस कर लिया है। वह था क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी या क्वांटमीकरण, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु में आवेश केवल जो मूल आवेश है उसके पूर्ण गुणक के रूप में होगा। और इससे हमारे पास जो फॉर्मूला निकला वह Q इज इक्वल्स टू +-NE निकला। इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, या हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से यह पता कर सकते हैं कि किस आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो सारी चीजें मैं अभी तक आपको समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ। वह प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, अर्थात आवेशों का जो योगात्मक गुण है वह क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है उसका ही एक विस्तारित रूप, यानी कि उसी को थोड़ा सा और हम विस्तार दे दें तो वही रूप यहां पर आवेशों का योगात्मक गुण कहलाता है। अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, और यदि आपने अच्छे तरीके से क्वांटाइजेशन को समझ लिया है तो इस गुण को समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले यह मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है जिसके 3 अलग अलग भाग हैं। ए भाग है, बी भाग है और सी भाग है। समझ में आ गया। एक वस्तु है, उस वस्तु के 3 भाग हैं, ए, बी और सी भाग। अब इस वस्तु को हमने रगड़ना स्टार्ट किया किसी अन्य वस्तु के साथ, यानी कि हमने रबिंग की। और जब रबिंग की तो क्या हुआ, जो ए भाग है, इस ए भाग से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ध्यान दीजिए, 100 इलेक्ट्रॉन, ये जो एरो का निशान है ये बता रहा है कि 100 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए। ठीक, जो बी भाग है इससे 200 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और जो सी भाग है इससे केवल 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। समझ में आ गया। हमने क्या किया, इस वस्तु को रगड़ना स्टार्ट किया। किसी अन्य वस्तु के साथ भी रब कर सकते हैं, या हम किसी और तरीके से भी इसको रबिंग कर सकते हैं। हमने रबिंग की, 3 भाग इसमें थे। ए भाग से 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, दूसरे भाग से
200 इलेक्ट्रॉन निकल गए और तीसरे भाग से 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब आप कहेंगे अलग अलग क्यों निकलते हैं, एक जैसे क्यों नहीं निकले? भाई जब आप अपने हाथों को इस तरीके से रब करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अलग अलग हिस्से में अलग अलग गर्मी उत्पन्न होती है। जहां रगड़न ज्यादा होती है वहां ज्यादा उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, जहां कम होगी वहां कम उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो जो वस्तु है उस वस्तु के अलग अलग भागों से अलग अलग अमाउंट में इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। अब इससे जब 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो आपको क्या बताया था, इसमें 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यानी कि इसमें +100 E आवेश उत्पन्न हो गया। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, नेगेटिव पार्ट उससे कम हो रहा है, तो उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा वह धनात्मक होगा। यहां पर कंफ्यूजन मत कीजिए। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए वो तो नेगेटिव थे, तो बाहर निकलने में नेगेटिव आवेश निकला हुआ है तो वस्तु में पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ है। वैसे कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहां से 200 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यहां पर +200 आवेश उत्पन्न हो गया है, यानी कि बी भाग में +200 E आवेश उत्पन्न हुआ है। और जो ये वाला भाग है इसमें +50 E आवेश उत्पन्न हो गया है। यहां समझ में आ गया। अब देखिए इसी का हम अगर प्रयोग करें तो Q = NE। यहां पर N का मान कितना है, 100 है, यहां पर 200 है, यहां पर कितना है, 50 है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस भाग में जो आवेश है उसको मैं नाम देता हूं Q1 और ये हो गया 100 E। इसे मैं नाम देता हूं Q2 और ये हो गया 200 E। और इसे मैं नाम देता हूं Q3, ये हो गया 50 E। Q1, Q2, Q3 सारे ही प्लस आवेश हैं, इसलिए मैंने यहां पर कोई भी साइन प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो हम साइन प्रयोग नहीं भी करें तो चलेगा। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब यहां पर हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि यदि हम सीधे 100 + 200 + 50 करते तब हमारे पास क्या होता, 350 E इलेक्ट्रॉन इस पूरी वस्तु से बाहर निकल जाते। हम कहते हैं इसमें कितना आवेश उत्पन्न हुआ, तो आप कहते हैं Q = 350 E, और वो किसका होता, प्लस का, क्योंकि 350 इलेक्ट्रॉन इसके विभिन्न भागों से निकल गए। एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका क्या है कि जो A भाग है उसमें हम कह रहे हैं कि कितना आवेश बना, Q1 आवेश बना जिसका मान कितना है, +100 E है। एक B भाग है उसमें कितना आवेश बना, 200 E आवेश बना। और एक भाग C है उसमें Q3 = कितना आवेश बना, 50 E आवेश बना। राइट। तो पूरी वस्तु में, यानी कि हम अगर पूरी वस्तु की बात करें तो उसमें कितना आवेश होगा, Q = Q1 + Q2 + Q3, और सबको आप जोड़ देंगे तो 100 + 200 + 50 और = 350 E हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो देखिए इस तरीके से भी बिल्कुल वही आंसर है, इस तरीके से भी वही आंसर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु के विभिन्न भागों में, ध्यान दीजिए अब मैं परिभाषा की तरफ जा रहा हूं, किसी वस्तु के विभिन्न भागों में अलग अलग आवेश हैं। यहां अलग आवेश था, यहां अलग आवेश था, यहां अलग अलग आवेश हैं, तो उस वस्तु में कुल आवेश का मान उन आवेशों के योगफल के बराबर होता है। बहुत इजी है। आपके पास किसी ने 100 रुपीज आपको दिए, फिर किसी ने आपको 200 रुपीज दिए, किसी ने आपको 50 रुपीज दिए, टोटल कितने हो गए, 350 रुपीज हो गए। भाई योग तो हो रहा है ना, उनका ऐड कर रहे हैं ना आप। यहां पे भी वही है, इसको हमें बहुत टफ नहीं बनाना है। बुक को अगर आपको समझना है, बुक में लिखे हुए को आपने समझना है तो व्यवहारिक जीवन में आ जाइए। जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको यूटिलाइज आप करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर भी वही हुआ, 100 इस पार्ट से निकले थे तो +100 आवेश यहां हुए, 200 आवेश यहां हो गए और 50 यहां हो गए, सबका योग हुआ। मैंने दोनों मेथड से आपको बताया। तो बिल्कुल क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी का ही रूप है, लेकिन अलग अलग भागों से अलग अलग आवेशों का जो मान था उसका हम क्या कर रहे हैं, योगफल कर रहे हैं। तो समझ में आ गया, इसी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अब आपको इसकी परिभाषा बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको समझ लीजिए। इसको ही आपको शब्दों में व्यक्त करना है। किसी वस्तु में आप क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, किसी वस्तु में
कुल आवेश का मान, कुल आवेश की बात हो रही है, यानी कि नेट चार्ज कितना है, कुल आवेश का मान उसके विभिन्न भागों में उत्पन्न या स्थित भी कह सकते हैं, अलग अलग आवेशों के बीच गणितीय योगफल के बराबर होता है। समझ में आ गया? अब एक थोड़ा सा और इसको गहराई में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसमें और चीजें भी देख लेते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए जो ये सी भाग है, थोड़ा इस पे मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं, एक सी भाग है और एक क्या है, डी भाग है। ये सी भाग है और ये क्या है, डी भाग है। अभी तक हम क्या कह रहे थे, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो प्लस आवेश उत्पन्न हुआ था, यहां से 200 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो यहां पर भी प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ था। लेकिन यहां मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर ये अंदर की तरफ एरो दिखाया है, 300 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और इस भाग में 500 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ध्यान से समझिए, इससे पहले मैं आपको समझा रहा था कि इस भाग से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर यानी ट्रांसफर हो चुके हैं बाहर की तरफ, यहां से 200। लेकिन अब मैंने चीजें बदल दी है, मैं कह रहा हूं कि ये जो सी भाग है इसमें 300 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इन भागों से निकल रहे हैं, इस भाग में आ रहे हैं। ये थोड़ा सा और गहरा है, यहां इस भाग में 500 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें अभी तक जो बताया बिल्कुल वही रहेगा, यानी कि यहां पर प्लस 100E और यहां पर प्लस 200E चार्ज उत्पन्न हो रहा है। ये समझ में आपके आ गया है? यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो Q3 है वो -300E होगा। भाई सही है ना? आवेश जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वस्तु का वो भाग क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि C में -300E चार्ज हो गया। और सिमिलरली जो ये D पार्ट है, Q4 इज इक्वल टू -500E हो गया। अब देखिए, चीज वही है लेकिन थोड़ा सा हमने बदल दिया। पहले हमने केवल एक ही टाइप देखा, अब एक ही वस्तु में हम अलग अलग टाइप देख रहे हैं। कुछ भाग में पॉजिटिव चार्ज है, कुछ भाग में नेगेटिव चार्ज है। ए और बी में पॉजिटिव चार्ज है और सी और डी में नेगेटिव चार्ज है। अब भी कुल चार्ज क्या होगा, वही होगा, वही नियम लगेगा, यानी कि Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। और देखिए 100 प्लस का लिख देते हैं, प्लस 200 माइनस 300 और माइनस 500E। तो आप देखेंगे यहां पर -500E नेट चार्ज हो रहा है, यानी कि जो ये वस्तु है, इस वस्तु में जो कुल आवेश या कुल चार्ज जो हो रहा है वो -500E हो रहा है। एक भाग में पॉजिटिव था, दूसरे भाग में पॉजिटिव था, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में नेगेटिव। नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि किसी भी वस्तु में जो कुल आवेश होता है, जो नेट आवेश है, Q की बात हो रही है, वह अलग अलग भागों में स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है और वो बीजगणितीय योग ये है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसी को यदि मैं अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूं, इस तरीके से ना लिखूं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, एक और फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। यहां पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, इसी तरीके से चेंज करेंगे। जो ये वैल्यू है इसको मैं नाम देता हूं N1, तो यहां पर जो आवेश उत्पन्न हो जाएगा N1E हो जाएगा। यहां पर मैं नाम देता हूं N2, तो Q2 इज इक्वल टू N2E हो जाएगा। ध्यान दीजिए, N1 माने 100, N2 का अर्थ 200, और जो ये वैल्यू है यहां पर N3 का अर्थ 300, यानी कि Q3 इज इक्वल टू -N3E हो जाएगा। और जो ये वैल्यू है ये -N4E हो जाएगा। अच्छे समझ में आ गया? अभी तक मैं न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर रहा था, अब उसी को मैं N1, N2, N3, N4 कह रहा हूं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां 100 था वहां N1 लिख दिया, जहां 200 था वहां पर N2 लिख दिया, और इस तरीके से ये वैल्यूज लिख दी। तो ये Q1, Q2, इसी फॉर्मूले का प्रयोग यहां पर हो रहा है। इतना दिमाग आपको लगाना ही होगा। न्यूमेरिकल आपके एकदम से जो न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने आपको लिखी थी, यानी 100, 200, उस एकदम समझ में आ जाता है। भाई N1, N2, N3 भी वही है, N का मान कुछ भी हो सकता है। यहां पर ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब क्या होगा रूल, Q इज इक्वल टू वही Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, तो क्या हो जाएगा N1E प्लस
N2E माइनस N3E माइनस N4E, राइट। ये आपके पास वैल्यू हो गई। आप चाहे तो E कॉमन ले लें और N1 प्लस N2 माइनस N3 माइनस N4 कर सकते हैं। और आप यहाँ पे N1 N2 N3 की वैल्यूज आप रखेंगे तो फिर से वही आंसर आएगा जो कि था। आप चेक कीजिए इसको, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी इसमें लिखी हुई है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एक बार फिर से परिभाषा बताता हूं। किसी वस्तु में उत्पन्न कुल आवेश का मान उसके विभिन्न भागों में स्थित या उत्पन्न अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। समझ में आ गया है। अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि इसी का विस्तारित रूप है। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी यदि आपको समझ में आ गई है तो उसी के रूप है, उसी को हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं और उसी के आधार पे ये सारी चीजें आपके सामने निकल के आ रही है। तो अब जो अगली प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस। क्या है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस, आवेशों के संरक्षण का नियम। ये आपके पास अगली प्रॉपर्टी है या अगला नियम है। कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन का अर्थ होता है चीजों का ना तो उत्पन्न होना ना ही उनका डिस्ट्रॉय होना। सही है। बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने कल लिया था, उसी एग्जांपल को फिर से लेते हैं। एक थी ए वस्तु, एक थी बी वस्तु, राइट। इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे थे इस तरीके से। मान लीजिए ए वस्तु से एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए एन इलेक्ट्रॉन किसमें गए हैं? बी में गए हैं। मैंने कहा दो वस्तुएं हैं, ए और बी हैं। ए से एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। जब हमने ए और बी को आपस में रब किया, एक दूसरे के साथ घर्षण किया, तो ए से एन इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए हैं? बी में। बी में गए हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि बी का जो आवेश होगा वो माइनस एन ई होगा और जो ए है इसका आवेश प्लस एन ई होगा। अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब मान लीजिए यदि ये एक तंत्र के हिस्से हैं, एक तंत्र है, तंत्र का अर्थ होता है कि ये एक ही मान है, एक ही जगह पे ये काम हो रहा है, तो इसको लॉस हुआ है एन इलेक्ट्रॉन का और इसको फायदा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन का। अगर हम दोनों को साथ में देखें, दोनों को मतलब एक ही मान के चले, तो एक को लॉस हुआ, एक को फायदा हुआ। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा। एक ने 100 रुपए खोए, उसी के दोस्त ने 100 रुपए पा लिए। दोनों को केवल 100 रुपए की ही आवश्यकता थी, तो कुल कितने रुपए हुए? 100 ही रुपए हुए। समझ में आ रहा है। दो दोस्त थे, उनको 100 रुपए चाहिए थे। एक दोस्त के पास 100 रुपए थे, उससे खो गए, उसके दोस्त को मिल गए, तो अभी भी उनके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। तो कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आया है। सेम यहां से एन इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए हैं, इसका आवेश कितना हो गया? माइनस एन ई हो गया है। इसका आवेश कितना हो गया? प्लस एन ई हो गया। कुल आवेश की बात करें यदि एक तंत्र में है तो प्लस एन ई माइनस एन ई, और ये दोनों इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही आवेश संरक्षण का नियम है। यानी कि एक वस्तु में उत्पन्न धन आवेश का मान दूसरी वस्तु में उत्पन्न ऋण आवेश के बराबर होता है। यानी कि हम ये और सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि धन आवेश का मान ऋण आवेश के बराबर होता है। और कंजर्वेशन लॉ को और अच्छा बनाना है तो कंजर्वेशन लॉ कहता है कि किसी एक वस्तु में उत्पन्न धन आवेशों का मान उसी वस्तु से जब स्थानांतरण होगा तो दूसरी वस्तु में उत्पन्न ऋण आवेशों के बराबर होता है। या हम यूं कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वे केवल इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण उत्पन्न होते हैं। एक वस्तु में जितने धन आवेश उत्पन्न होते हैं दूसरी वस्तु में उतने ही ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे हम कोई केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। तो अभिकारक की तरफ जितने आयन बनेंगे ठीक उतने ही आयन किसकी तरफ भी होते हैं? उत्पाद की तरफ भी होते हैं। तो बहुत इजी है, कंजर्वेशन लॉ पे यही है कि जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश भी होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं जल्दी में। हमने आवेशन की प्रक्रिया को समझा, यहां पर थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो आवेश उत्पन्न होता है किसी भी वस्तु में,
अगर हमें आवेश उत्पन्न करना है तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं, यानी कि वस्तुओं में आवेश कितने तरीके से उत्पन्न हो सकता है। समझ में आ गया अच्छे तरीके से मैं क्या कह रहा हूं। आवेश कहां से उत्पन्न होगा, वस्तुओं के अभी तक हमें जो पता लगा है आपस में रगड़ने से, या वस्तुओं के अंदर वो मौजूद है, लेकिन वो व्यवस्था कब बनेगी, जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरी वस्तु में चले जाएं। तो आवेशित हम कितने तरीके से कर सकते हैं वस्तुओं को, तो 3 तरीके हैं। एक तरीका हम अभी तक पढ़ चुके हैं, वो है फ्रिक्शनल मेथड, यानी कि जो घर्षण वाला तरीका है या रबिंग हम कर रहे हैं, रबिंग के तरीके से क्या होता है इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया गया है। अब लगभग आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तक हम यही करते हैं कि 2 वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि आवेश किसी वस्तु में कितने तरीके से उत्पन्न होगा, आपको आंसर करने 3 तरीके से। पहला तरीका है फ्रिक्शनल मेथड, यानी कि घर्षण के माध्यम से 2 वस्तुओं को आपस में रगड़िए, एक वस्तु में धन आवेश उत्पन्न होगा, दूसरे में ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और उसके बारे में सारा डिस्कस हमने इसमें कर लिया है। दूसरा तरीका है इंडक्शन मेथड, राइट, इसको हम प्रेरण कहेंगे, राइट। और तीसरा तरीका है कंडक्शन, जिसको हम चालन कहेंगे। ध्यान दीजिए, फ्रिक्शनल मेथड पे हम बात कर चुके हैं, घर्षण वाले पे। इंडक्शन और जो चालन वाला यानी कि कंडक्शन मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जल्दी जल्दी इसको समझ लेंगे, बहुत इजी मेथड है। ओके, तो पहला तरीका है इंडक्शन मेथड। मान लीजिए आपके पास ये एक ए वस्तु है जो कि पूर्ण रूप से धनात्मक है। अब आप कहेंगे धनात्मक कहां से हुई, तो ये फ्रिक्शनल मेथड से हो सकती है, किसी अन्य मेथड से हो सकती है। ए वस्तु है जो कि पूर्ण रूप से धनात्मक है, ये पूरी क्या है, धनात्मक है। और यहां पर मैं एक वस्तु और ले आता हूं जो कि अनावेशित है, और इसका नाम है बी। इसमें ना तो धन आवेश है ना ही ऋण आवेश है। अब आपको जो समझाया गया, इसीलिए मैंने कहा था कि बेसिक पे ध्यान दीजिए, बेसिक को अच्छे तरीके से समझिए। मैंने कहा प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इस पे फोकस कीजिए। इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक प्रकृति के, प्रोटॉन है धनात्मक प्रकृति के। यहां पर एक बात छूट जाती है, या थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं हुआ था, कि जो आवेश बनते हैं, यानी कि ऋण ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धन धन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और ऋण और धन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो समान प्रकृति के आवेश हैं वे एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। इतना समझ में आ चुका है आपको, याद रख लीजिए इसको। यहां पे अब क्या हुआ, यह है धन प्रकृति का आवेश। इस बी वस्तु में प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जब हम इसको इसके कांटेक्ट में, बिल्कुल चिपकाना नहीं है, ऐसे मिला नहीं देना है, मिलाएंगे तो कंडक्शन हो जाएगा। इंडक्शन, इंडक्शन का अर्थ थोड़ा सा दूर रखना है, और उसमें प्रेरण होगा, वो प्रेरित होगा अपने आप उससे। यहां पर हमने ये पॉजिटिव चार्ज रखा, यहां पर जो प्रोटॉन है उन प्रोटॉनों को क्या होगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, यानी कि जो नाभिक है वो प्रतिकर्षित होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षित होंगे। तो इसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाली सरफेस पे, यानी कि इस पृष्ठ पे क्या हो जाते हैं, जमा, और जो पॉजिटिव यानी कि नाभिक वाला पोर्शन है वो दूर हट जाता है, क्योंकि इधर से धक्का लगा, भाई आप दूर जाओ, तो प्रतिकर्षण के कारण नाभिक दूसरी तरफ चले गई, वहां धन की एक लेयर बन गई। और जो नेगेटिव आवेश थे यानी कि इलेक्ट्रॉन थे, वो किस तरफ आगे, इस धन की तरफ आगे। क्यों आए, क्योंकि खींच रहे, आकर्षण है भाई, उनको खींच रहा है वो अपनी तरफ। समझ में आ गया। अब जो बी वस्तु है उसमें एक व्यवस्था बनी, एक पृष्ठ पर, ये वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर आ गया है आपका नेगेटिव चार्ज, और इस पृष्ठ पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया यहां तक। इसके बाद क्या होगा, इसको कहते हैं पोलैरिटी, आगे भी इस पे बात करेंगे। ध्रुवण हो गया है, ध्रुवण का मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। अब हमने क्या किया, जो ए है उसको हटा लिया, यानी कि अब इसको रिमूव कर दिया है। चलो इसको मैं ऐसे ही हटा देता हूं, ए हमने हटा लिया है, ये व्यवस्था बनी थी।
अब जैसे हम ए को हटाते हैं ये व्यवस्था बिगड़ने लगती है। बिगड़ने का अर्थ क्या है, फिर से वो रिकमाइंड हो जाते हैं, जैसे थे वैसे होने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, उसी टाइम पे जो ये वाला पृष्ठ है, बी का जो दूसरा पृष्ठ है धनात्मक है, उसको हमने अर्थ से जोड़ दिया है, अर्थिंग कर दी हमने उसकी। क्या कर दी है, अर्थिंग। पृथ्वी से हमने उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब पृथ्वी में जैसे हम जोड़ते हैं, हम न्यूट्रल मानते हैं पृथ्वी को, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये है उच्च आवेश और वो हो गया निम्न आवेश। इसके कारण क्या होता है, जो उच्च विभव, यहां पर उच्च विभव होगा, वहां पर निम्न विभव होगा, क्योंकि अर्थ न्यूट्रल हो गई। तो यहां से जो ये धन आवेश है वो सीधे कहां चले जाता है, अर्थ में। यानी कि पूरा का पूरा धन आवेश कहां चले गया, अर्थ में चला गया। अब बी में क्या बचा, केवल ऋण आवेश। तो अब क्या होता है, जो ये ऋण आवेश है, पूरी मौज मस्ती इसी का है, पूरा घर इसी का हो गया। तो ये कहता है एक किनारे पे क्या रहना, एक पृष्ठ पे क्या रहना, चलो घूमो पूरे घर में, फैल जाओ। तो ये पूरे घर में फैल जाते, यानी कि ये वस्तु आपकी जो बी थी ये कैसी बन जाती है, नेगेटिव चार्ज बन जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये प्रेरण का तरीका है, यानी कि जो इंडक्शन मेथड होता है उसमें इस तरीके से चार्ज उत्पन्न किए जाते हैं। कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, देखो यहां पर हम जो ए वस्तु लाए थे उसका चार्ज कैसा था, पॉजिटिव था। उसके कारण जो चार्ज दूसरी वस्तु में उत्पन्न हुआ वो अब नेगेटिव है। ठीक है, यदि यहां पर हम ए को नेगेटिव लाते तो बी में क्या होता, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता। और ये बिना कांटेक्ट के, यानी कि यहां पे कांटेक्ट नहीं होता है। साथ में जितना आवेश यहां का होगा उतना ही आवेश यहां पर भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इंडक्शन आपने अच्छे से समझ लिया है। अब चलते हैं कंडक्शन की तरफ। कंडक्शन बहुत इजी है। कंडक्शन में क्या होता है, यहां पर एक वस्तु है, ए वस्तु है, ये इसको हम चार्ज मशीन से जोड़ देते हैं। यहां पर आपके पास चार्ज मशीन है, उस चार्ज मशीन से आपने जोड़ दिया और यहां से लगातार इसको चार्ज मशीन से जो भी आवेश मिल रहा होगा, यानी पॉजिटिव मिल रहा होगा, तो इस पूरी वस्तु में पॉजिटिव चार्ज ही उत्पन्न हो जाएगा। यदि चार्ज मशीन से नेगेटिव मिल रहा होता तो नेगेटिव ही होता है। ये वायर का कनेक्शन जैसे होता है ना, उसी को हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन में सीधे जोड़ देते हैं। तो यहां पे तो सीधे चार्ज मशीन होगी, जैसे सोलर की प्लेट हो गई वो चार्ज मशीन हो गई, एक बैटरी है वो चार्ज मशीन हो गई। उससे सीधे जो है वस्तु को चार्ज मिलेंगे और वो सारे के सारे चार्ज जो है उस वस्तु में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे या उसमें संचित हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन मेथड। तो कुल मिलाकर जो आवेशन की प्रक्रिया थी, आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं वो मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ मैंने आपको बताया कि जहां पर आवेश स्थिर अवस्था में है, साथ में आवेशों की प्रकृति कैसी थी, धनात्मक ऋणात्मक थी। साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान दीजिए इस चीज पे, समान प्रकार के प्रतिकर्षण, यानी कि उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल करते हैं एक दूसरे को। और जो विपरीत प्रकृति यानी अपोजिट चार्जेस होते हैं, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये सारी चीजें आपको बताई। और कितने मेथड थे, 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज ऑन अ बॉडी। फर्स्ट इज फ्रिक्शनल मेथड, सेकेंड इज इंडक्शन मेथड एंड थर्ड वन इज कंडक्शन मेथड। और तीनों के बारे में बता दिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, वो होगा कूलाम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। साथ साथ आपसे बार बार कह रहा हूं कि यदि आपको कहीं पे भी लगता है कि कुछ आपके तरीके से चेंज होना चाहिए स्टडी में, तो वो भी आप जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर से बेहतर कर पाऊं। थैंक यू।